नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यायालय के माध्यम से जो SC/ST वर्ग को जो आरक्षण मिलता है उसमें क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होना चाहिए, कुछ इस प्रकार की टिप्पणी की गई है। और आंध्र प्रदेश में जो अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया है और वहाँ की सरकार ने 2004 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो शिक्षक हैं वह 100% उनको रिजर्वेशन मिलता था, उसे कहीं अमान्य कर दिया है। जब यह अमान्य किया उन्होंने, उसी दौरान में यह टिप्पणी की कि आरक्षण में जो है क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। तो इस मामले को लेकर पूरे देश में एक चर्चा का विषय आ गया है, लोग बहस कर रहे हैं। तो इस संबंध में प्रोफेसर महेंद्र राउत जी हैं, जो कि वो मान्यवर काशीराम साहब के साथ उनका काम करने का एक अनुभव है और एक पत्रिका के संपादक रह चुके हैं। उनसे मैं आपसे बात कराऊंगा, वो पक्ष रखेंगे कि जो न्यायालय ने जो कहा है वह कहाँ तक सही है या कहाँ तक गलत है। संजय खोबरागड़े जी, उनसे मैं पूछूंगा कि वो क्या इस मामले में उनका क्या नज़रिया है। जिस प्रकार से मेरी उनसे पहले चर्चा हुई, वो बोलते हैं कि मैं न्यायालय के जो भी कहा है मैं उसके पक्ष में हूँ। अब जो राकेश जी हैं, जो कि भीम आर्मी के मध्य प्रदेश के संगठन के महासचिव हैं, तो मैं सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं तीनों हमारे साथियों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले महेंद्र सर, आपका स्वागत है। जय भीम। सर, आप हमारे दर्शकों को अपना छोटा सा परिचय दें, उसके बाद हम बात चालू करेंगे। हेलो बाबा साहब, इस चैनल के माध्यम से यहाँ पर आज इस विषय के ऊपर जो अपने विचार रखने के लिए आए सारे मित्र, खोबरागड़े जी, आले जी, पासवान जी, आप सभी को सादर जय भीम। और साथ ही साथ जो हमारे दर्शक, हमारे मित्र गण इस वीडियो को देखेंगे, इस चर्चा को देखेंगे, उन्हें भी प्यारा जय भीम। मैं महेंद्र राउत, मैं एक स्थानीय नागपुर का रहवासी और 1981 से DS4 की स्थापना के बाद से लेकर तो 2006 तक माननीय कांशीराम साहब के महापरिनिर्वाण तक मैं उनके साथ मूवमेंट में लगा रहा। और मूवमेंट की तरफ से जो पत्रिका प्रकाशित हुई बहुजन नायक मराठी में, मैं 5 साल तक उसका कार्यकारी संपादक रहा हूँ, 1999 से लेकर 2004 तक। और इसी बीच मुझे साहब के साथ बहुत नजदीक रहने का मौका मिला अंतिम 5 वर्षों में। और मैं नागपुर में स्थानिक इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चरर रहा हूँ। 2015 में मेरा रिटायरमेंट हो चुका है और आज भी हम लोग इस मूवमेंट में काम में लगे हुए हैं। बस यही मेरा छोटा सा अल्प परिचय है। उसके बाद में मैं अपने जो नौजवान साथी हैं, राकेश महाले एडवोकेट हैं, वो भी और भीम आर्मी से जुड़े हैं। राकेश जी, आप अपना संक्षिप्त परिचय बताएं। आप जिस प्रकार से चुनाव भी लड़ चुके हैं, हमारे दर्शकों को उसका छोटा सा अनुभव बताएं, उसके बाद हम संजय खोबरा जी की ओर बढ़ेंगे। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज ये संधि जो वीलो बाबा साहब ने हमको एक मंच पर आने के दी है, तो मैं अपना छोटा सा परिचय आपको देना चाहूंगा। साथियों, मेरा नाम एडवोकेट राकेश महाले है और मैं बैतूल जिले के साड़ी में रहता हूं। और मैं अभी वर्तमान में बैतूल में जो है न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूं। और पिछले साल मैंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा और लगातार जनहित के और अम्बेडकर मिशन में जो है जनहित के मुद्दों में और वापस आपके मिशन को आगे बढ़ाने में काम करता हूँ। उसके बाद मैं खोबरागड़े साहब आपसे चाहूंगा कि आप अपना हमारे दर्शकों को परिचय दें और आपका जो मोबाइल दिख रहा है। सभी दर्शकों को नमोबुद्धाय जय भीम। मैं अधिवक्ता संजय खोबरागड़े, जिला अध्यक्ष, जिला बौद्ध संघ बालाघाट, मध्य प्रदेश। मैं मूलतः कटंगी का निवासी हूं और सिविल कोर्ट कटंगी में वाराशिनी बालाघाट में मैं प्रैक्टिस करता हूं। विगत 15 सालों से मैं वकालत के व्यवसाय में संलग्न हूं और बुद्ध अम्बेडकर मिशन में अनेकों स्थानों में वक्ता के रूप में मैं जाते रहता हूं। ये मेरा संक्षिप्त है। तो सबसे पहले राकेश जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि जो न्यायालय ने कहा है, न्यायालय की जो टिप्पणी है, उस पर आप क्या अपना पक्ष रखना चाहते हैं? बच्चन जी, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले दिनों जो आदेश दिया, उस आदेश को लेके पूरे आरक्षित वर्ग में जो माहौल है, वो माहौल आप भी भाप रहे हैं। और चूंकि देश के अंदर जो वैश्विक महामारी
चल रही है कोरोना वायरस, तो लोगों के अंदर, और उसके बीच में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है आदेश दिया है, जबकि देश के अंदर जो है आज हमें लड़ने के लिए, और देश के अंदर जो इतनी बड़ी वैश्विक बीमारी है उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो ये आदेश आया है, निश्चित तौर पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से आदेश दिया गया। राकेश जी, मैं बीच में बोलूंगा, राकेश जी में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअल में SC ST आरक्षण पे आदेश नहीं दिया, सिर्फ टिप्पणी की है उन्होंने। आदेश टिप्पणी की है, जी जी हाँ, जो उन्होंने टिप्पणी की है वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो उन्होंने टिप्पणी की है, तो टिप्पणी करने का औचित्य क्या है साथियों, मैं वही कहना चाहता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी करी है, जबकि संविधान की मूल भावना बोलती है कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व का अधिकार जो भारतीय संविधान में दिया गया है वो कोई एक कानून के रूप है वो, और उस कानून के रूप पर सुप्रीम कोर्ट बैठे जो जज लोग हैं वो इस प्रकार से टिप्पणी करती है, तो कहीं ना कहीं संविधान की भावना को आहत करने का काम है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, वो टिप्पणी करने वाले लोग कौन है, उनके पीछे उनकी मंशा क्या है। क्योंकि आज देश के अंदर आप देख लीजिए, जो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, यहाँ तक कि देश की जो मीडिया लोगों का कब्जा है, वो जो कब्जा है वो मनुवादियों का कब्जा है, और वो देश के अंदर जो है देश का जो भारतीय संविधान है उसकी भावना को खत्म करके और भारतीय संविधान को बदलने की जो प्लानिंग है, सबसे ज्यादा उनको जो है वो आरक्षण करते निराशाजनक है, और इसमें जो है लोगों में भारी आक्रोश है। चलिए, अब इसके बाद मैं खोबरागाड़ी जी से पूछना चाहूंगा। खोबरागाड़ी जी, जैसा कि आप वकील हैं पेशे से और आप इन वर्गों के बीच में भी काम करते रहते हैं, इस मूवमेंट में जुड़े हुए हैं, आपका क्या इस प्रतिक्रिया, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? पासवान जी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस है अरुण मिश्रा जी, इंदिरा बनर्जी और एक MR अनिरुद्ध बोस जी, और ऐसे 5 लोग संविधान पीठ के लोगों ने टिप्पणी की है कि आरक्षण का जो सिद्धांत है वो जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाने का है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण की जो व्यवस्था है अनुच्छेद 340, 341, 342 में की है। आर्थिक रूप से आरक्षण के संदर्भ में उस वक्त नहीं था, लेकिन ये जरूर था कि जो बहुजन समाज था वो सामान्य वर्ग से आर्थिक रूप से असक्षम था। उस व्यवस्था को उन्होंने संविधान में लिखा, अनुच्छेद 340, 341, 342। हम 70 साल में हम देखते हैं तो हम महसूस करते हैं कि वास्तव में हम ये देखते हैं कि IAS का जो लड़का है, हम वर्तमान परिदृश्य में देखते हैं कि IAS का लड़का यदि IAS की एग्जाम देने जाता है या IAS की कोचिंग करने जाता है या एग्जाम देने जाता है, ये मान लीजिए, और एक सब्जी बेचने वाले का लड़का, रिक्शे वाले का लड़का, फुटकर व्यापारी का लड़का वो यदि कंपटीशन करता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि IAS का जो लड़का है उसको आरक्षण जो उसके पिताजी के, उसको पूर्व दादा को जो आरक्षण का लाभ मिला, स्वाभाविक रूप से उसको और भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। और स्वाभाविक सी बात है कि जो सब्जी बेचने वाले का लड़का है, जो रिक्शा चलाने वाले का लड़का है, या मजदूर का जो बेटा है, उसकी लड़ाई किससे होगी? IAS के बेटे से होगी। तो स्वाभाविक सी रूप से, क्योंकि ये आरक्षण उन लोगों के लिए था जो जरूरतमंद थे, जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे। लेकिन हमारे समाज में आजाद भारत और संविधान लागू होने के उपरांत बहुत सारे लोग IAS बने, IPS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, उनके परिवार में IAS की पत्नी IAS हुई, कमिश्नर हुआ, कोई व्यक्ति तो उसकी पत्नी कलेक्टर हुई, कोई डॉक्टर हुआ तो उसकी पत्नी डॉक्टर हुई, उसका बेटा डॉक्टर हुआ, दामाद डॉक्टर हुआ, ऐसे परिवार का संपन्न हो गया। वो संपन्न परिवार का मुकाबला वर्तमान परिदृश्य में शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का वो व्यक्ति जो आरक्षण का जिस परिवार ने लाभ नहीं ले पाया, उससे आज लड़ाई कर रही है। तो स्वाभाविक सी बात है, आरक्षण का लाभ किसको मिलेगा? वही होगा, पहलवान का बेटा पहलवान होगा। तो आज जो टिप्पणी की है संविधान, जो पीठ ने जो टिप्पणी की कि वास्तव में कि जो 70 सालों से जिन लोगों को लाभ ले रहा है, ऐसे वारिसों को आरक्षण का लाभ न दिया जाए। और स्वाभाविक है, हम तो खुद हमारे समाज के जो लोग हैं, जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो महसूस करता है कि हमारे पिताजी कलेक्टर थे या हम खुद कलेक्टर है, ऐसे लोगों को तो सामान्य वर्ग से लड़ना चाहिए। और जो संविधान पीठ ने जो लिया है, जो टिप्पणी की है, ये ऐसा नहीं है। अभी आप देखेंगे कि अभी बीच में जो सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर जो गरीब लोग हैं उसको 10% आरक्षण की व्यवस्था। लेकिन गरीब कैसे 8 लाख जो कमाते हैं,
8 लाख जो जी कमाते हैं, 8 लाख जो कमाते हैं उसको उन्हें माना, गरीब माना। लेकिन वही ओबीसी वर्ग का जो व्यक्ति 8 लाख कमाता है उसको एक नॉन क्रिमिनल नहीं माना, उसको क्रिमिनल माना, मतलब उसको आरक्षण से बाहर कर दिया ओबीसी वर्ग को। ये जो दोहरा मापदंड है सुप्रीम कोर्ट का, ये जो सरकार का दोहरा मापदंड, ये तो गलत है। लेकिन आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग में भी हो गया, जिससे हमारे बहुत सारे शेड्यूल कास्ट के जो बड़े नेता है उनने आर्थिक आधार समर्थन किया सवर्णों का। और क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल तो ओबीसी वर्ग में है। जब ओबीसी में है, सामान्य में है, तो एससी और एसटी में स्वाभाविक ही होना चाहिए। और जो टिप्पणी की है संविधान पीठ ने और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, वो हम यदि देखते हैं स्वार्थ से परे होकर सोचते हैं कि समाज के वो व्यक्ति जिसको लाभ नहीं मिल पाया, समाज का वे व्यक्ति जो विकास से काफी कोसों दूर है, तो स्वाभाविक उसको लाभ के लिए, उसको गति के लिए, उसको बराबरी के लिए तब तो आना चाहिए। तब आर्थिक समानता नहीं होगी तो समाज में समानता कैसे कायम हो पाए। चलिए खोबरागाड़ी जी, आपका जो कहने का पूरा जो सार जो यही है कि न्यायालय ने जो कहा है कि आर्थिक आधार पे होना चाहिए और जो लोग बहुत दिनों से इसका लाभ लेते आ रहे हैं उनको उससे निकलना चाहिए। मैं समझ गया, बिल्कुल निकलना चाहिए, बिल्कुल। अब मैं चाहता हूँ प्रोफेसर महेंद्र राउत सर से जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से संजय खोबरागाड़ी जी कह रहे हैं, तो आप उनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं या फिर आपके क्या विचार? पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं खोबरागाड़ी जी की बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। उसका पहला कारण यह है कि आरक्षण की शुरुआत जो हुई है, आरक्षण जो दिया जा रहा है, इसकी जो शुरुआत हुई है वो मूलतः जातिगत वैमनस्यता के आधार पर हुई, जातिगत विषमता के आधार पर हुई, जातिगत असमानता के आधार पर हुई, जातिगत शोषण के आधार पर हुई, व्यक्तिगत आधार पर नहीं हुई। ऐसा नहीं था कि दलित समाज या अनुसूचित जाति जिसे आज हम कहते हैं या जनजातीय समाज या पूरा का पूरा समाज ही आर्थिक रूप से दबा खुला था, ऐसा कभी नहीं हुआ। हर समाज में कुछ न कुछ रूप में संपन्न वर्ग हमेशा रहा है। सवाल यह है कि क्या उस वर्ग को देश के शासन और प्रशासन में उचित भागीदारी मिली है या नहीं मिली है। यह आरक्षण कोई गरीबी हटाओ या बेरोजगार को नौकरी दो, इस सवाल पर आरक्षण दिया नहीं गया है। आरक्षण दिया गया है प्रतिनिधित्व के लिए। देश में जिस समाज के बहुत बड़े अंग को शासन और प्रशासन में उनकी न्यायोचित भागीदारी नहीं मिली है, वो सदियों से अपनी उस गुलामगिरी से मुक्ति के लिए लड़ रहे हैं। ये आर्थिक आजादी के लिए नहीं, रोजी रोटी के लिए नहीं, सम्मान के लिए। देश के शासन में, व्यवस्था के अंदर में अपनी उचित भागीदारी के लिए समाज, सम्मान के लिए समाज लड़ रहा है। उन्हें भागीदारी मिली, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है। महात्मा ज्योतिराव फुले से इस बात की शुरुआत होती है। छत्रपति शाहू महाराज ने 26 जुलाई 1902 को अपने राज्य में आरक्षण लागू किया। उसके बाद विभिन्न अंग्रेजों के काल में विभिन्न प्रदेशों में आरक्षण लागू किया गया। और उसके बाद 1930, 31, 32 गोलमेज परिषद में लंबी लड़ाई के पश्चात बाबा साहब ने जब स्वतंत्र मतदार संघ हासिल किया, उसको नष्ट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए महात्मा गांधी ने उसके विरोध में जाकर के उपोषण किया। और 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बीच में करार हुआ, जिसे हम पुनः करार कहते हैं, और जिसमें आरक्षण की बात सामने आई, रिजर्वेशन की बात सामने, पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात, एजुकेशनल रिजर्वेशन की बात और एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन की बात सामने आई। वहां पर कोई भी आर्थिक मुद्दा नहीं आया। यह देश के शासन और प्रशासन में भागीदारी के सवाल के ऊपर में आया था कि हम भी एक राजनीतिक इकाई हैं, हम भी एक बड़ी इकाई हैं, एंड वी हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ आवर ह्यूमन राइट्स। हमें अपने मानवाधिकारों से वंचित किया गया है, तो हमें वो हक मिलना चाहिए। इसके लिए लड़ाई लड़ी गई थी। और उसके पश्चात यह 1935 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेकंड एक्ट में आया। और जब भारत का संविधान बना तो भारत के संविधान के अंदर भी बाबा साहब के अथक प्रयासों के बाद आरक्षण लागू हुआ। तो पहला सवाल तो यह मैं सिरे से खारिज करता हूं कि आर्थिक आधार पर, पहली बात तो यह है उसके अंदर में कि यह व्यक्ति को नहीं दिया जा रहा है कि मैं गरीब हूं, दलित समाज में, तो मुझे आरक्षण दिया जाए, इसके लिए आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। आरक्षण दिया जा रहा है वह उस समाज का प्रतिनिधि है और उसकी भागीदारी होना चाहिए शासन और प्रशासन में, इसलिए आरक्षण दिया जा रहा है। ना कि वो गरीब है, उससे गरीब है तो एम्पावरमेंट करो, उसको ऊपर लाओ। गरीब हटाओगे तो कई होते हैं, सरकार पिछले 70 साल से चला रही, तो 70 साल से गरीबी क्यों नहीं हटी भाई देश के अंदर में? आज भी गरीबों के लिए आरक्षण क्यों नहीं? गरीबों के लिए आरक्षण लागू से गरीबी हटी? गरीबी ऐसे हटने वाली नहीं है, इसके लिए अलग प्रोग्राम लगाए जा सकते हैं। सवाल है क्या उस वर्ग को, क्या उस समाज को उचित भागीदारी मिली है देश के अंदर में? वो आर्थिक रूप से संपन्न है या नहीं है, यह दूसरी बात, लेकिन क्या उसे सम्मानजनक स्थिति मिली है? अरे छत्रपति शिवाजी महाराज इतने बड़े महाराजा थे
उन्हें भी तो उनका मनुष्य तो कबूल नहीं किया गया, तो शूद्र माना गया, पांव के नीचे माना गया। गागा भट्ट ने पांव के बाएं अंगूठे से उनका राज तलक किया था, वो तो उनको शूद्र मतलब क्षत्रिय मानने को तैयार नहीं थे। अब छत्रपति शिवाजी महाराज के आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे क्या? शाहू जी महाराज आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे? फिर उन्होंने क्यों यह लड़ाई लड़ी? तो इसलिए लड़ाई कि हम समानता की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये बात मैं एक छोटी सी बात से खोबरागढ़ी से इत्तेफाक जरूर रखता हूँ कि जिस समाज में एक संपन्न वर्ग हो चुका है, जो अब आरक्षण का लाभ लेकर के आगे आ चुका है, उसने कंपटीशन करना चाहिए सामान्य वर्ग के साथ में। मैं इस बात से सहमत हूँ, स्वेच्छा के साथ में। लेकिन यदि न्यायालय या यदि सरकार का कोई निर्णय यह कहता है कि भाई आपको अभी हटा दिया जाएगा, यहाँ से क्रीमी लेयर लगा दिया जाएगा, तो क्रीमी लेयर तो हमारे पास पहले से बाबा साहब के जमाने, बाबा साहब को ऐसी हालत में तो थे नहीं, कोट सूट पहनते थे, टाई पहनते थे। छत्रपति शाहू महाराज इतने बड़े राजा थे, और भी कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। तो क्रीमी लेयर का सवाल ही नहीं आता यहाँ पर, दलित शोषण। और दूसरी बात मैं आपको और एक बता दूं कि 1992 में इंदिरा साहनी वर्सेस जो केस होता, मंडल एक्ट का केस जिसे हम कहते हैं, उस केस में साफ तौर पे क्रीमी लेयर शेड्यूल ट्राइब को लागू नहीं होगा। हालांकि 50% रिजर्वेशन की बात वहां पर कही गई, ये बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर की जो पहले न्यायालय ने जो निर्णय दिया था उसके आधार पर उस सावनी केस में उस बात को रखा गया। परंतु 50% आरक्षण जो रखा गया है, 50% की मर्यादा जो डाली गई है, वो संविधान में नहीं थी, वो संविधान डिबेट में भी नहीं आई हुई थी। आरक्षण की कोई मर्यादा इस प्रकार से निश्चित नहीं की गई थी, पॉपुलेशन के आधार पर आरक्षण दिया जाए, यह बात आई थी। परंतु बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर में जो पहला जो इस मामले में लड़ाई लड़ी गई थी, उस मामले में जो ये आया था, जजमेंट आया था 28 सितंबर 1962 को, 28 सितंबर 1962 को जजमेंट आया था। 7 जजेस बेंच ने निर्णय दिया था कि आरक्षण जो है वो 50% दिया जाए। मुझे लगता है इसके पीछे की भावना यह रही होगी कि छत्रपति शाहू महाराज ने भी अपने जो राज्य में 50% आरक्षण की वकालत की थी। ब्राह्मण, शैनभाई, प्रभु और पारसिस को छोड़ करके बाकी सारे बहुजन समाज को, दलितों को 50% की वकालत उन्होंने की थी। शायद इसी बात को ख्याल में रखते हुए उन्होंने शायद बालाजी के केस में उस बात को रखा। बाद में 16 नवंबर 1992 को इंदिरा साहनी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो केस आया, उसमें 9 जजेस बेंच ने भी उस बात को रखा 50% आरक्षण दिया जाए। आर्थिक आधार पर आरक्षण की कहीं कोई बात उस वक्त में भी नहीं हुई थी, मैं इस बात को आपको बता दूं। और दूसरी बात मैं आपको और इसके साथ में जोड़ देता हूं कि अभी जो रिसेंट केस आया है, यह केस चेब्रुली लीला प्रसाद नाम के व्यक्ति ने वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वाली ये केस है, जिसका निर्णय अभी 22 अप्रैल 2020 को अभी आया है। हाँ, तो यह जो केस था, इसमें हुआ यह था कि 10 जनवरी 2000 को स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश ने एक आदेश निकाला था कि दुर्गम भाग में, जहाँ पर आदिवासी रहते हैं, जंगलों में, दरियाओं में, पहाड़ों में, भीतर के भाग में, या दुर्गम प्रदेशों में जहाँ पे आदिवासी बड़े पैमाने पर रहते हैं, वहाँ उनकी शिक्षा के विशेष प्रबंध नहीं है, लोग जाना भी नहीं चाहते वहां पर। तो 2 कारणों से आंध्र प्रदेश सरकार ने आदेश पारित किया था। आज सरकार ने आदेश निकाला था कि उस स्थान पर 100% आदिवासी शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, ताकि वे उनके समाज की शैक्षणिक बेहतरी के लिए अच्छे ढंग से कार्य कर सकें। 100% वहां पर आदिवासी शिक्षक नियुक्त किया जाए। इसके विरोध में 2002 में इसे चैलेंज किया गया। वो चेब्रुली लीला प्रसाद नाम के व्यक्ति ने इस आदेश को चैलेंज किया, और 2002 से 2020 तक सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चलती रही। और इस लड़ाई चलने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द जजमेंट है, जजमेंट में 2-3 बातें होती है, एक तो ऑब्जर्वेशन पार्ट होता है और एक ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द जजमेंट होता है। ऑब्जर्वेशन पार्ट में बहुत सारी बातें जज कहते हैं, लेकिन वो जजमेंट का हिस्सा नहीं होते, वो एक ऑब्जर्वेशन होता है। वो जज जो देखते हैं उस ऑब्जर्वेशन को नोटिंग करते चले जाते हैं, और वो नोटिंग का हिस्सा होता है। इस केस में भी वैसे ही हुआ है। ऑपरेटिंग पार्ट ऑफ द जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यही जजमेंट दिया है 5 जजेस बेंच ने कि आरक्षण की मर्यादा 50% है, और इसलिए राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं है कि 50% से ज्यादा, मतलब 100% आदिवासी बेल्ट में आरक्षण दिया जाए शिक्षकों की नियुक्ति में। इससे कोर्ट असहमत है, और इसलिए वो आदेश निरस्त करती है, वो आदेश को रद्द करती है आंध्र प्रदेश सरकार के। इस प्रकार का जजमेंट है। ऑब्जर्वेटिव पार्ट में उन्होंने लिखा है, क्योंकि वो जो यहाँ पे आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से दलील देने वाले वकील थे, डॉक्टर धवन, क्या नाम था उनका, डॉक्टर राजीव धवन जी, हाँ, तो उन्होंने जो प्लीड की थी, तो उन्होंने कहा था कि पिछले इतने सालों में बहुत सारी जातियां जो है वो ये आरक्षण का फायदा लेकर के लाभान्वित हो चुकी, ऊपर आ चुकी है। तो ऐसे लोगों की लिस्ट बना करके इन्हें उससे मुक्त किया जाए, आरक्षण का प्रतिशत उतना ही रखा जाए, प्रतिशत कायम रहेगा, लेकिन इन लोगों को वहां से निकाल करके जिनको लाभ नहीं मिला है, ऐसी जातियों को उसके अंदर में रखा जाए। तो इस प्रकार का उन्होंने स्टेटमेंट दिया, और कोर्ट ने तुरंत उस बात को मान लिया।
कोर्ट ने तुरंत ही राजीव धवन की बात को एकदम सपोर्ट करते हुए कहा कि हाँ भाई राज्य सरकार ने इस दिशा में सोचना चाहिए और इस दिशा में निर्देश नहीं दिए, आदेश नहीं दिए हैं। उन्होंने ऑब्जर्वेशन पॉइंट में लिखा है कि राज्य सरकार ने, आंध्र प्रदेश सरकार ने इस बात में सोचना चाहिए और इसी सूची में बदलाव करना चाहिए। तो इस प्रकार की बात कही गई है और बात वही कही गई है कि जो बालाजी के केस में या जो इंदिरा सोनी के केस में जो कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने जो एक रूलिंग दे दिया लार्जर बेंच ने कि 50% से ज्यादा ये नहीं होनी चाहिए आरक्षण की मर्यादा, उसी बात का पुनरुच्चार जो है वो इस जजमेंट में भी हुआ, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। जी जी। अब मैं सर मैं आपसे बात करूंगा। खोबरागाड़ी जी आपके पास आता हूँ। खोबरागाड़ी जी आपके पास आता हूँ। उसके पहले मैं ये कह देना चाह रहा हूँ, अपनी भी बात कहना चाहता हूँ। न्यायालय में जो एक जाति विशेष का या एक परिवार विशेष का, एक खानदान विशेष का, सुप्रीम कोर्ट की बात करूं अगर मैं, तो एक सर्वे आया तो उस सर्वे में ये कहा गया था हर तीसरा जज जो है किसी का अंकल है। तो उसके बारे में कभी पुनर्विचार हमारे न्यायालय को या जो न्यायाधीश जो है उनको नहीं करना चाहिए? हाँ। शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं या ओबीसी के जो लोग हैं, अभी उनकी भागीदारी शासन प्रशासन में कितने प्रतिशत हुई, इसका सर्वे होना चाहिए पहली बात। आज अगर कैबिनेट सेक्रेटरी देख ले, हम यूनिवर्सिटी देख ले, या जितने भी राज्यपाल देख ले, या जितने भी राष्ट्रपति हुए, जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, जितने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए हैं, या जितने भी बड़े बड़े आईएएस हैं या जितने भी अधिकारी, उसमें कितने एससी एसटी वर्ग के लोग आ गए हैं। तो इसके बारे में सोचना चाहिए। बहरहाल मैं आज आपसे आप लोगों की राय जानने के लिए आया हूँ, मैं आपकी बात करने के लिए नहीं आया। तो खोबरागड़े जी, जिस प्रकार से प्रोफेसर राउत सर ने बातें बताई, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं राउत साहब की बात की इसलिए समर्थन नहीं कर पाऊंगा। सुरेश भाई, आप ये समाज में, हमारे समाज में आईएएस है कि नहीं? आईएएस है नहीं हमारे समाज में? नहीं, कम है, लेकिन कम है, पर है। आईपीएस है या नहीं? बहुत कम गिनने वाले। इंजीनियर है, डॉक्टर है या नहीं? कम है। आप ये बताइए, आईएएस जो है उसके बेटे से मुकाबला किसान के बेटे से यदि कराना चाहे तो हमको राष्ट्रीय साहू महाराज ने जो आरक्षण की व्यवस्था कराए थे अस्तबलों में ले जाके, कि जो कमजोर घोड़े हैं और जो मजबूत घोड़े हैं, आरक्षण किसको मिलना चाहिए? तो स्वाभाविक सी बातें कभी हम प्रश्न उठाते हैं कि जो ओबीसी वर्ग में, एक मिनट सर, राहुल जी, मेरी बात को सुन लीजिए आप। एक मिनट मेरी बात को सुन लीजिए राहुल जी, मेरी बात को सुन लीजिए। हाँ, कि हम ये महसूस करते हैं कि क्या हमारे वर्ग में, हमारे समाज में वर्ग संघर्ष नहीं है? बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद समाज के दो दुश्मन। तो ये जो लोग आईएएस है, आईपीएस है, इंजीनियर, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, जो संपन्न वर्ग है, तो ये समाज के पूंजीवादी लोग हैं। आप कभी देखिए कि ओबीसी वर्ग में क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल बना, सुरेश भाई, कभी भी जो क्रिमिनल लोग हैं उन्होंने कभी अपने वर्ग के लिए, जो गरीब लोग हैं उसके लिए कभी नहीं कहा कि इनको नहीं मिलना चाहिए। वो शांत रहे, जनरल से फाइट कर रहे हैं, ठीक है। स्वर्ण में जो गरीब स्वर्ण है उसकी जब आरक्षण की बात हुई तो ब्राह्मण लोगों ने समर्थन नहीं किया, लेकिन शेड्यूल कास्ट के नेताओं ने इस बात का समर्थन किया। आप ये महसूस करते हैं कि हमारे प्रतिनिधित्व क्या, तो क्या एक ही परिवार का एक ही राज, ये तो रास्ता ही हो जाएगा कि एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार का व्यक्ति नौकरी में जाएगा, एक ही परिवार का व्यक्ति राजनीति में जाएगा, तो प्रतिनिधित्व किसको मिलेगा? उसको प्रतिनिधित्व होगा जिसका परिवार का व्यक्ति ने कभी भी, जिसे आरक्षण का लाभ नहीं मिला, उसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो किसे कैसे मिलेगा? लेकिन कैसे मिलेगा? बात सही है। कैसे मिलेगा? इसलिए मिलेगा कि हमारा जो वर्ग है, संपन्न वर्ग, वो तो हटे तो सही, वो जनरल से लड़ाई करे ना। अब वो इतना संपन्न हो गया है तो जनरल से लड़ाई करने की हॉबी बनाए ना। वो किससे लड़ रहा है? वो लड़ रहा है मजदूर के बेटे से, वो लड़ रहा है किसान के बेटे से, वो लड़ रहा है फुटकर व्यापारी के बेटे से। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो कमजोर वर्ग से क्या लड़ाई, ये नहीं, आर्थिक आधार पर यदि सामान्य में हुआ है, पिछड़ा वर्ग में हुआ है, तो न्याय हित में और समाज हित में ये बात अलग है कि उस वक्त बाबा साहब ने आरक्षण की व्यवस्था ऐसी नहीं कराई थी, वो जाति को देख के कराई थी। लेकिन जब ओबीसी में यदि हो गया, क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल हो गया, सामान्य में हो गया, हमारे लोगों को तो स्वागत करना चाहिए। और स्वागत इसलिए करना चाहिए, बहुत सारे अम्बेडकरवादी लोग हैं जो सोचते सामाजिक प्रगति कैसे होगी, तो एक आदमी भूखा रहेगा, दूसरा आदमी चिकन मटन खाएगा, मलाई खाएगा, तो समानता आ जाएगी? अरे समानता तब आएगी भाई साहब जब वो वर्ग जिसको प्रतिनिधित्व नहीं मिला वो लड़ाई में शामिल होगा, उसके परिवार के व्यक्ति नौकरी में पैसे में जाएगा, वो जब संपन्न, आर्थिक रूप से संपन्न होगा, तब जाके आर्थिक, सामाजिक क्रांति की, धार्मिक क्रांति की, राजनीतिक क्रांति।
साथ सुरेश भाई, ये जो बात है ये बात सही है कि हमें जितना प्रतिनिधित्व तो मिलना था उतना नहीं मिला। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, हमको लोकसभा में अनुच्छेद 330 के साथ लोकसभा में हम जाते हैं। आज पासवान जी है, ठीक है, आपके रामविलास पासवान जी है। आप राम आवाज कट गई कि राकेश में? आदित्य नेट चालू किए क्या? नहीं तो कुछ किए चुनाव लड़ने में पैसे की जरूरत होती है, तो आर्थिक संपन्न व्यक्ति है, ये गरीब व्यक्ति चुनाव हार जाएगा। यानी चुनाव में भी जो प्रतिनिधित्व है संपन्न वर्गों को मिलेगा। जगजीवन राम के परिवार से चल रहा है, मीरा कुमारी आज भी है, रामविलास पासवान जे गए, चिराग पासवान उसके परिवार में वंशवाद, मतलब आर्थिक रूप से संपन्न है। आज हम देखते बहन मायावती आर्थिक रूप से संपन्न है, जनरल में फाइट करना चाहिए। नहीं, लेकिन रामविलास पासवान को सुरक्षित सीट में जाके जनरल में फाइट करना चाहिए, रामदास आठवले को जनरल में फाइट करना चाहिए। खोबरेगढ़ी जी मैं बात बोलना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए खोबरेगढ़ी, एक मिनट मेरी बात सुनिए आप। देखिए क्या है, जहां तक आपने ये लोग की बात की है, लोग राजनीतिक आरक्षण है, हम तो बोल रहे कि राजनीतिक आरक्षण पे बहस होनी चाहिए। मैं आरक्षण नहीं, मैं जनरल आरक्षण की बात कर रहा हूँ। वो तो जो राजनीतिक आरक्षण है, राजनीतिक रूप से भी और ये भी आरक्षण जो नौकरी पेशे में इसके रूप से भी, क्योंकि आर्थिक रूप से वो भी संपन्न है भाई साहब। और जैसे सुरेश भाई अभी आप बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जो एक सिस्टम है जजों का, हमने ये देखा है कि हमने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का देख लिए तो वहां पर अधिकांश मिश्रा दंपत्ति, मिश्रा खानदान से बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में है। मैं भी उस बात को मानता हूँ कि रघुनाथ मिश्रा है, उसका बेटा दीपक मिश्रा है, उसका भतीजा अरुण मिश्रा है, अरुण मिश्रा का बाप हरगोविंद मिश्रा है, उसके एक बहन चंद्ररत्न मिश्रा है और एक उसका रागिनी मिश्रा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हम ऐसे ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जहाँ 23 जज है तो उन जजों में से लगभग अधिकांश जो लोग जज है वो सामान्य वर्ग से है। और मात्र जहां तक मेरी जानकारी में है, सुप्रीम कोर्ट में के रामास्वामी, डी से रे, ए वरदराजन, के जी बालकृष्णन और भूषण गड़बई, ये 5 ही लोग मेरी जानकारी में शेड्यूल कास्ट के लोग गए हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और कोई होगा किसी को जानकारी में, लेकिन मेरी जानकारी में है। और ये जो इस प्रकार से है, और ट्राइब का एक भी व्यक्ति नहीं है सुरेश भाई, ट्राइब का एक भी व्यक्ति नहीं है। तो ये जो बनते हैं, ये कॉलोनी सिस्टम से जो जज बनते हैं, इसमें क्या है, इसमें जो जज बनते हैं, एक तो जो पार्टी की सरकार रहती है उसके चुनिंदे लोग रहते हैं, खोबरेगढ़ी जी, वो राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं। खोबरेगढ़ी सर, मैं आपके बीच में आता हूँ जी, लेकिन अब 2 पैनलिस्ट हैं, उनकी बात सुनना पड़ेगा। राकेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि जो राउत साहब ने बात रखी, वो आरक्षण के प्रतिनिधित्व को लेके जो जजमेंट आए उसको लेके बात रखी, और खोबरागढ़ साहब ने जो बात रखी वो वर्तमान परिपेक्ष में जो आरक्षण का फायदा लेके और आज राजनीतिक रूप से हो, चाहे सभी प्रकार से संपन्न लोग हैं, तो उन लोगों की बात है, तो निश्चित तौर पे दोनों बात अलग अलग है। मगर हम लोग को डिस्कशन पूछना है कि अभी जो परिस्थितियां चल रही है, उस परिस्थिति पे हमको संविधान को बचाना है और हमारे लोगों के फंडामेंटल राइट को बचाना है। उस पर हम लोग को कैसा काम करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि राजनीतिक रूप से जो लोग लोकसभा विधानसभा में जाते हैं हमारे लोग, वो हमारे लोगों के हितों का काम करते नहीं है, तो कहाँ से फिर हम हमारे लोगों को वो चीजें मिलने वाली है। आज शिक्षा का स्तर देख लीजिए, एक का बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, एक का सरकारी स्कूल में पढ़ता है, तो निश्चित तौर पे एक अमीरों का भारत और गरीबों का भारत है। हम लोग उसमें कहाँ है, शेड्यूल टाइप और शेड्यूल कास्ट के लोग, हमको वो भी सोचना। बहस ऐसे मुद्दों पे होना चाहिए वैसे। हाँ सर, राउत सर, आप क्या कहना चाहते हैं? जिस प्रकार से खोबरागढ़ी जी ने अपनी बात दमदारी तरीके से रखी, हालांकि मैं उसमें बहुत सारी बातें बोलना चाहूंगा, लेकिन आप लोग पैनल में से आप लोग ही क्या बताइए। जैसे क्या है, ये सब्जेक्ट को डिस्टॉर्ट किया उन्होंने एक्चुअली देखा जाए तो। अच्छा। और वे बार बार एक ही बात पर इंसिस्ट कर रहे हैं कि दलित समाज में या आरक्षण भोगी समाज के अंदर में संपन्न वर्ग तैयार हो चुका है और उनकी फाइट जो हो रही है वो उन्हीं के वर्ग के किसान और गरीब के साथ में हो रही है। इस प्रकार की बात उन्होंने रखी, और बिल्कुल यही बात जो है इस जजमेंट के अंदर में, अभी जो ये जजमेंट आया है नया, इसके अंदर में यही बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी कही। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि खोबरागढ़ी जी किस समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अनुसूचित जाति के समाज को रिप्रेजेंट करते हैं या सवर्ण समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आज तक के जितने भी जजमेंट आए हैं
वो सारे के सारे आरक्षण के खिलाफ ही आए हैं मैक्सिमम तौर पर, या किसी न किसी रूप में आरक्षण का दायरा कम किया जाए या आरक्षण भोगियों को तकलीफ पहुंची जाए, इस प्रकार के। अभी फरवरी में देखिए, अभी रिसेंट फरवरी में 7 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक निर्णय दिया है मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड के अंदर। क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर में? वो कहते हैं कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है यह देना, यह कोई मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नियुक्ति में आरक्षण और पदोन्नति में आरक्षण यह कोई मूलभूत अधिकार नहीं है। क्या आप मानते हैं, खोबरागड़े जी, इस बात को मानते हैं कि मूलभूत अधिकार नहीं है? अनुच्छेद 16 गलत है। आप सुनिए मेरी बात को, कंप्लीट में से पूछने दीजिए मुझे कि जब ये जजमेंट गलत है तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की, गलत जजमेंट की क्या हम तरफदारी करेंगे, क्योंकि उसकी मुखालफत करेंगे, उसकी क्या करेंगे हम उसके लिए? अब सवाल ये आता है कि हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो दबा कुचला समाज है वो ऊपर इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और 70 साल में गिने चुने उंगली पर जो आगे आए हुए नौकरशाह या आगे आए हुए राजनीतिक नेताओं आपको दिख रहा है, लेकिन समाज का प्रतिनिधित्व आज भी नहीं मिल रहा है, आपको नहीं दिख रहा है। और क्या सिर्फ आरक्षण के माध्यम से मिलेगा? क्या आप बता सकते हैं कि जनरल के अंदर कॉम्पीट करने वालों के साथ में क्या हाल किया जाता है हमारे लोगों के? मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जब संविधान की धज्जियां न्यायालय खुद उड़ा रहा है, 5 जजेस बेंच के अंदर, बाद में 7 जजेस बेंच के अंदर में ये बात बोली जा रही है पदोन्नति में आरक्षण देना है नहीं देना कि राज्य सरकार के निरक्षेप क्षेत्र में दायरे में आता है। और अगर मान लो पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं है तो भी सरकार, तो भी न्यायालय सरकार को आदेश नहीं दे सकती कि उन्हें क्या प्रकार के निर्णय आ रहे हैं, बताइए मुझे। आरक्षण प्रमोशन में अगर रिजर्वेशन नहीं रहेगा तो ऊपर लोग जाएंगे कैसे? और ऊपर अगर जाएंगे नहीं तो उचित भागीदारी मिलेगी कैसे प्रशासन के अंदर बड़ी पदों के ऊपर? कुछ चंद आईएएस बन गए, कुछ चंद आईआरएस बन गए, तो ये बहुत बड़ी बात होगी देश के अंदर में। और 5000 साल से हम लोग 700 कुछ नहीं है। और आप चाह रहे हैं कि जिस आरक्षण का लाभ लेके जो आदमी आईआरएस से आईपीएस बन गया उसके बेटे को ना मिले? क्यों ना मिले उसके बेटे को? अगर उसके बेटे को ना मिले तो क्या आप ये समझते हैं कि वो जो दूसरा लड़का है वो उसको आरक्षण मिल जाएगा? इतनी आसानी से मिल जाएगा? राहुल जी, आप चाहते हैं कि गरीब के बेटे को ना मिले? 50 साल आप चाहते हैं, नहीं आप चाहते हैं कि जिनका परिवार में आरक्षण न मिला उसको ना मिले? भाई देने वाले कौन है? आपका आशय वही है ना कि गरीब आदमी गरीब रहे? मुझे बताइए देने वाले कौन है, बताइए आप या हम? अरे आपको तो देने वाले तो ऊपर बैठे हुए हैं। आपको आरक्षण भोगी बनना ही नहीं है। आपको तो सामान्य से लड़ना चाहिए। हमारे समाज में सक्षम लोग, मैं बता रहा ना आपको, सामान्य के अंदर में देने वाले कौन है बताइए मुझे। अगर देने वाले लड़ना पड़ेगा राहुल साहब। आप हमारे समाज के उस वर्ग के बारे में सोचे जिस परिवार के लोग आरक्षण का लाभ नहीं मिला, उनकी हालत देखो। मेरे भाई मैं कितना बता रहा हूं, गरीबी के आर्थिक रूप से संपन्न करने का प्रोग्राम है ना। आरक्षण का लाभ मिलेगा तब आर्थिक संपन्न होगा। अम्बेडकर को फिर से आप पढ़िए एक बार, इट इज नॉट अ पॉवर्टी रिमूविंग। अरे डिबेट कर सकते हो राहुल जी, आपसे डिबेट कर सकते हो। क्या किस पे करेंगे डिबेट? किस पे? बाबा साहब ने आरक्षण की व्यवस्था क्यों करवाई? हमारे लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे इसलिए नहीं कराई। आप चाहते हैं कि आईएएस के बेटा आईएएस बने? आप सामाजिक भागीदारी आपको मिल के ऐसा नहीं होता है। हम आप उस प्रतिनिधि को दबाना चाहते हैं क्या? जिसके परिवार, आप चाहते हैं कि वो परिवार जो सब्जी बेच रहा है, रिक्शा चला रहा है, किसान है, मजदूर है, वैसी है ये समाज की फायदा बना है आज में। उसका बाप आईएएस नहीं था कभी। आप उसको क्यों नहीं बनाना चाहते? आपको जगह खाली करना चाहिए। मैं बोलना चाहता हूँ, साहब आपने आप सामान्य वर्ग से लड़ा, सामान्य वर्ग जो लड़ाई। मेरी बात सुनिए, आईएएस बना, उसका बाप कभी आईएएस नहीं था। बिल्कुल। अरे आप सक्षम हो गए, लड़ाई होना चाहिए, सामान्य वर्ग से लड़ना चाहिए। मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, एक बार आप मेरी बात सुन लीजिए। सामान्य वर्ग से होना चाहिए लड़ाई। हटाओ का प्रोग्राम नहीं है, गरीबी हटाओ का प्रोग्राम है। आरक्षण का लाभ लेके तब आर्थिक संपन्न होंगे। लड़ाई के बारे में आपको बिल्कुल परिवर्तन होंगे। मैं मेरी विनम्रता से इस बात को कहना चाहता हूं कि आप सामाजिक समता की लड़ाई के बारे में आपका ज्ञान जो है वो ले डूबेगा समाज को एक दिन। नहीं खोबरागड़े जी, मेरी बात सुनिए खोबरागड़े जी और राउत सर, आप दोनों से मेरा निवेदन है, इस बहस को हमें सार्थक करना है और हम यही बताना चाह रहे हैं लोगों को, दर्शकों को, कि जो न्यायालय ने जो कुछ भी टिप्पणी की है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो न्यायालय है या जो आरक्षण विरोधी वर्ग है वो शायद अपने जो बोलना चाहिए उनकी जो मंशा है उसमें वो सफल हो गया है कि जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति के लोग आपस में अब झगड़ा करें, आपस में ही बहस करें। मेरी बात सुनिए, आप दोनों ही मेरे अपने हैं, इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं
कि देखिए लोग ये कह रहे हैं, न्यायालय ये कह रहा है कि ये लोग इतने आईएएस बन गए, इतने कलेक्टर बन गए, इतने एसपी बन गए, इंजीनियर बन गए, अब इनके परिवार को नहीं मिलना चाहिए। क्या खाद बने हैं? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मेरी मजदूर के बेटे से लड़ेगा आईएएस का लड़का। मेरी बात आप 1% भी नहीं हुआ है, 15% समाज के अंदर 1% भी नहीं बना है। सुरेश भाई हम वकालत कर रहे हैं, हमको कोई आरक्षण नहीं, हम अपनी दक्षता की वजह से वकालत कर रहे हैं। हमारी वकालत आपकी पढ़ाई बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से जाओ दिखाओ, आपको वकालत पढ़ने का अधिकार भी बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से मिला। अरे हमने आपको किसने दिया? आपको कहाँ से दे दिया? हमको तो बाबा साहब की रैली हमको आरक्षण का लाभ नहीं मिला, लेकिन हम चाहते हैं गरीब को आरक्षण का लाभ मिले। हम चाहते हैं और आपको नहीं, हमारा ये है कि जिस पेपर से बना तो डॉक्टर इंजीनियर बन के उनके लिए हमारा ये। अरे भाई आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था, क्या बात कर रहे हैं? अरे आपको कहाँ से मिल गया था? बाबा साहब ने तो आपको भी दिला, हमको भी दिला। हमको आरक्षण का लाभ नहीं मिला, हम किसी नौकरी पेशे में कंप्यूटर गरीब के बारे में नहीं मेरी बात सुनिए। आप तो ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं। मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए। आप दोनों लोग सुलझे हैं, अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन देखिए हम चाह रहे हैं कि आज जो हम चर्चा कर रहे हैं इसका लोगों के अंदर एक अच्छा मैसेज जाए। मैं एक बात और कहना चाहूंगा खोबरागढ़े सर, आपको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट ये करना पड़ेगा कि जो कहा जाता है कि आईएएस का जो लड़का है, यदि वो कोई नौकरी के लिए फाइट करता है या किसी अच्छे एग्जाम के लिए, अगर सब्जी बेचने वाले का बच्चा या मजदूरी का करने वाले का बच्चा यदि उससे कंपटीशन करेगा तो कैसे फाइट करेगा, ये आपका सवाल है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, बिल्कुल सवाल है, मेरी बात सुनिए, लेकिन जो गरीब का बच्चा है, ऐसे अगर आप आंकड़े सर्वे कराएंगे तो ऐसे बहुत कम उंगली में गिरने वाले बच्चे निकलेंगे जो आईएएस के लिए तैयारी कराते हैं अपने बच्चे की। मेरी बात सुनिए, उसका बच्चा बेचारा तो चपरासी के लिए ट्राई करता है, टीचर के लिए करता है या तहसीलदार लेवल के लिए करता है। तो ये जो आईएएस का बच्चा है उसका कंपटीशन इससे नहीं है, उसका कंपटीशन है जो जनरल वर्ग है उनसे कंपटीशन है। उसका जो कंपटीशन इस गरीब बच्चे का गरीबों से ही होता है। ऐसा नहीं कि इस गरीब बच्चे का कंपटीशन कोई आईएएस के बच्चे से होता है, ऐसा मेरा मानना है। हम फालतू को बेकार की बहस कर रहे हैं, क्योंकि शेड्यूल कास्ट का कंपटीशन शेड्यूल कास्ट के लोगों से नहीं है। और शेड्यूल कास्ट में अगर मैं आईएएस हूँ, आप आईएएस हैं, सर आईएएस हैं या राकेश जी आईएएस हैं, हमारे बच्चे का यदि मैं आईएएस हूँ इसलिए अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाता हूँ, अच्छे कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो उस लेवल के जो लोग हैं उनके बीच में हमारा कंपटीशन होता है। जो गरीब लोग उनका गरीब के बीच में ही कंपटीशन होता है, ऐसा मेरा मानना है। सुरेश भाई एक बीच में रोकना चाहूंगा। सुरेश भाई बोलिए। आदि शेड्यूल कास्ट की यदि कोई रिजर्व सीट है, ठीक है, रिजर्व सीट है, उस रिजर्व सीट पे यदि कंपटीशन होगा तो शेड्यूल कास्ट के बीच होगा, लेकिन गरीब के बीच नहीं होगा। शेड्यूल कास्ट में जो पूंजीवादी वर्ग है उससे किसका गरीब वर्ग का कंपटीशन होगा भाई? बस मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, एक ही बात बोलना चाहता हूँ, एक ही बात, मेरी बात नहीं, मैं एक ही बात सर राव सर, एक बात, वर्ग पूंजीवादी नहीं हो, हर संपन्न वर्ग या संपन्न व्यक्ति पूंजीवादी नहीं होता। पूंजीवादी है साहब, ये पूंजीवादी है। आप पूंजीवादी समाज के लोग हैं भाई, आप गरीब समाज के लोग हैं। अरे नहीं, कम्युनिस्ट अपने आपको साम्यवादी कहते हैं, क्या वो संपन्न नहीं है? क्या संपन्नता होना? वहाँ पर क्या मजदूरों के हित की बात कर रहे हैं? अच्छा मजदूरों के हित की बात कर रहे हैं। मेरी आप दोनों एक ही बात सुनिए, मेरी दोनों बात एक सुनिए कि आईएएस का जो बच्चा है, शिक्षा कर्मी की जब वैकेंसी निकलती है तो आईएएस का बच्चा उसमें फाइट नहीं करता है। उसमें जो है जो गरीब तबका है, अनुसूचित जाति वर्ग का या अनुसूचित जनजाति, उसका ही बच्चा उसमें जाता है। आईएएस का बच्चा आईएएस लेवल या उसके ऊपर का जो भी एग्जामिनेशन होता है उसमें फाइट करता है, तो उसका कंपटीशन जो जनरल में करना चाहिए ना सुरेश भाई, जनरल में करे वो नहीं, तो उसका कंपटीशन गरीबों से नहीं हो पाता है, उसका कंपटीशन जनरल गरीब से कर रहे हैं ना। आप देखो, मैं एग्जाम दिया है, नहीं मैंने आपको बताया चपरासी के एग्जाम के लिए कोई आईएएस का बच्चा फाइट नहीं करेगा। चपरासी की नहीं, हम तो चपरासी की बात नहीं कर रहे हैं, सीटों की नहीं। हमारा ये है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे समाज के जो बलवादी है, ब्राह्मणवादी है, समाज में अगर डिवीजन पैदा हो जाए तो हमारा समय खत्म होने जा रहा है। अब मैं सबसे पहले मैं सबको 5-5 मिनट का समय, हाँ राकेश जी, मैं सबको 5-5 मिनट का समय दूंगा और सारे लोग अपनी अपनी बात रखिएगा, कोई बीच में किसी को इंटरफेयर ना करे। सबसे पहले राकेश जी, आपने अभी जो गर्मा गर्म बहस हुई, दोस्तों ये हमारा जो गर्मा गर्म जो चर्चा हो रही है, तर्क वितर्क हो रहे हैं, ये हमारा कोई व्यक्तिगत इसमें कोई मामला नहीं है कि हम कोई किसी एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। जो बहस चलाना चाह रहा है जो वर्ग आरक्षण विरोधी, वो बहस पैदा इसी प्रकार से, जो आप एक इसका रिएक्शन देख रहे हैं,
तो मैं ये नहीं चाहता कि हमें आपस में बहस करना, हमें आपस में समाधान निकालना। तो राकेश जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं चाहूंगा सारे लोग एक बार 5-5 मिनट बोलिएगा, क्योंकि हमारे दर्शक ज्यादा देखते नहीं, क्योंकि अच्छी ज्ञानवर्धक चाहते हैं। राकेश जी, आप बताइए। साथियों, सीधा सीधा मैं अपनी बात पे आता हूँ कि जिस व्यक्ति की सरपंच का चुनाव लड़ने की के लिए उसके पास जनसंख्या नहीं है, एक गांव के सरपंच का चुनाव भी व्यक्ति जनसंख्या के आधार पे एक ब्राह्मणवादी व्यक्ति या ठाकुर नहीं जीत सकता है। वो व्यक्ति आज देश के सबसे बड़े बड़े उच्च पदों पे, आज वो लोग अल्पसंख्यक लोग जो बहुसंख्यक पदों पे जाके बैठे हैं, और जो 70% देश की आबादी जो ग्रामीण क्षेत्र में पाती है, उसमें भी SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र में आज आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से कहाँ वो परिपक्व है। मगर खोब्रागड़े साहब बोल रहे थे कि जो लोगों को आरक्षण मिल गया, जो संपन्न हो गए, तो ऐसे कितने % हमारे लोग हैं। और जनरल के जो लोग हैं आज वो हर पदों पे आप जाके दिल्ली की जनरल के लोग संपन्न है और हर पदों पे काबिज है। और हमारे जो लोग हैं, जो जमीन से जुड़े हुए और गांव के अंदर से जो लोग आज भी जो मेहनत, उनको जब तक वो लोग पूर्ण रूप से परिपक्व और क्या बोलते हैं, नैतिक रूप से परिपक्व, स्ट्रांग नहीं होंगे, प्रतिनिधित्व के लिए तैयार नहीं होंगे हमारे व्यक्ति, जब तक कि वो आरक्षण लाभ कैसे लेंगे। आज गांव के अंदर आप जाके देख लीजिए, मैं गांव के अंदर जाता हूँ तो आज भी लोगों को, जो 10वीं का बच्चा, उसको पढ़ते नहीं आता, जो 10वीं का बच्चा उसको ABCD नहीं आती, उसको कुछ समझता नहीं है, उसका आज भी IQ उसका इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है, तो कहाँ से हमारे लोग आज भी जाएंगे। तो साथियों, सबसे बड़ी बात है कि मूल चीज यही है कि सबसे पहले जो मूल भावना भारतीय संविधान की, सबको समान अधिकार मिले, अभी तक के भारत के अंदर पूर्ण संविधान लागू नहीं हुआ है, आरक्षण तो लागू हुआ ही नहीं है। तो ये बात मैं आज कहना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, खोब्रागड़े जी आप बोलिए, उसके बाद आखिरी में। ठीक है सर, जहां तक आरक्षण की बात है, संक्षिप्त में बोलिएगा जी। मैं इस देश के अंदर में शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब OBC के जो लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग लगभग 19% है, शेड्यूल ट्राइब के 9.5 है, और OBC के लगभग 46, और सामान्य के जो अल्पसंख्यक 14.5 है। ऐसे मिला के 89% ये होते SC ST OBC अल्पसंख्यक। लेकिन इनको जो वर्तमान में जो आरक्षण मिल पा रहा है, वो यदि कहीं 27 मिल रहा है, कहीं 14 मिल रहा है, तो जहां 14 मिल रहा है वहां पर 36.5% उनको आरक्षण लाभ मिल रहा है, और यहाँ 27 मिल रहा है OBC को, वहां पर 49.5 मिल रहा है। जो इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है कि 50% से ऊपर वाला, वो इसलिए रहा है कि 10% जो स्वर्ण को जो आरक्षण दिया, तो इंदिरा साहनी का जो जजमेंट करता था कि 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 49.5 था, और 10 यदि जोड़ दिया जाए आर्थिक आधार पे, तो वो कहाँ हो जाता है, वो हो जाता है 59 हो जाता है। तो इंदिरा साहनी का जो जजमेंट इस प्रकार से आया है, वो अपने आप में उसकी पुनर्विचार याचिका लगाना चाहिए, पर लगाना किसको चाहिए, जो हमारे समाज के कर्मचारी जो संगठन है उसको लगाना चाहिए। दूसरी बात, हमारे बीच में जो लोग आज इस देश के अंदर में जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनका परसेंट मात्र 11 है, लेकिन हम महसूस करते कि 50% आरक्षण को प्राप्त करते। तो हमारा समाज का जो पढ़ा लिखा तबका है, जो जितने भी % में तबका हो, वो याचिका लगाए कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण है, भागीदारी जनसंख्या के आधार पर होने चाहिए, वो उसके लिए याचिका लगाए। लेकिन वही काम नहीं कर रहे हैं। अभी जो उनकी जो याचिका आरक्षण में प्रमोशन वाली जो याचिका इनके स्वीकार नहीं की गई, या वहां हारने का प्रमुख कारण यह है कि ये जो पढ़ा लिखा जो संपन्न वर्ग है, ये सुरेश भाई लड़ाई उन लोगों से नहीं लड़ रहा, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद से नहीं लड़ रहा, ये लड़ रहा है गरीब तबके से लड़ रहा है। ये उनके हित के लिए काम नहीं कर रहा। जिन लोगों ने आरक्षण का लाभ लिया, सुरेश भाई, मैं आपको इसलिए इस बात करता हूं कि मैं उस वर्ग से हूं, क्योंकि मेरी ये पीड़ा है कि मैंने वो, मेरे पास जो आते क्लाइंट, मैंने गरीबों को देखता हूं, कई लोग की मेरे को सेवा करनी पड़ती है, गरीबों को मैंने बड़ी नजदीक से देखा। तो मेरा यह है कि जिनके घरों में 2 वक्त की व्यवस्था नहीं है, जिसके परिवार के लोग नौकरी पेशे में नहीं गए हैं, उनको नौकरी पेशे में कैसे जाएंगे, उनको भागीदारी कैसे मिलेगी? तो भागीदारी ऐसी मिलेगी कि जो संपन्न वर्ग है वो जनरल में जाके फाइट करे। जब तक वो जनरल में नहीं जाएंगे, लेकिन उसकी भी कैटेगरी होना चाहिए। 4th क्लास और 3rd क्लास से मैं उम्मीद नहीं करता, लेकिन 2nd क्लास और 1st क्लास की जो रैंक के लोग हैं, उनको नैतिकता के साथ वो जनरल में जाके फाइट करना चाहिए, उनकी इंसानियत के साथ। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं इस बात को, है ना? तब जाके क्या होगा, हमारा समाज वो आगे आएगा, जो बहुत पीछे वो आगे आएगा, तब हमारी आर्थिक समानता होगी। लेकिन ये वर्ग संघर्ष नहीं होगा, नहीं तो आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट नहीं, जी आने वाले समय में, मैं इसलिए बता रहा हूँ, आखिरी पॉइंट, मैं इसलिए कहा कि हमारे बीच में जो वर्ग संघर्ष की बात आ रही है, वो वर्ग संघर्ष की बात हम ऐसा ही नहीं देखते, हम सामाजिक गतिविधियों में देखते हैं, हम धार्मिक गतिविधियों में देखते हैं, और हम राजनीतिक गतिविधियों में देखते हैं कि हमारा जो संपन्न वर्ग है
वो ज्यादा प्रतिनिधित्व, ज्यादा अपने समाज में दबाव बना के चलता है। जो निम्न है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, वास्तव में असक्षम रहता है। आप राजनीतिक रूप से भी देखेंगे, वर्तमान परिदृश्य में हम देखते हैं कि जो लोग बड़े संपन्न है वो राजनीति में, लोकसभा में जा रहे हैं, विधानसभा में जा रहे हैं। जैसे राकेश भाई हमारे महाले जी चुनाव लड़े तो वास्तव आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे, इसलिए कम ज्यादा वोट नहीं ले पाए, उस तरह की लड़ाई नहीं ले पाए। तो हमारा प्रतिनिधित्व तो गरीब भी प्रतिनिधित्व करे, हमारी ये इच्छा है। इसलिए हम जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक टिप्पणी की है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। इसलिए समर्थन करता हूँ कि मैं समाज का जो वर्ग है खोबरागढ़ जी, अगली डिबेट में मैं आपसे इससे विस्तार से बात करूंगा। अब इसके बाद क्योंकि हमारे पास एक समय सीमा है, अब मैं चाहता हूँ राउत सर आप अपनी बात को थोड़ा सा संक्षेप में बताएं, जो हमारे बीच में जो अभी चर्चा हो रही है। पहली बात तो यह है कि हमारे देश के न्यायालय का चरित्र जो है, जिसे जुडिशियल कैरेक्टर कहते हैं, वो है ही नहीं। ऐसे कई उदाहरण हैं। अभी अभी आपने देखा होगा कि केरला हाईकोर्ट के जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे मिस्टर वी चिदम्बरा, तो उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण द्विज है, और द्विज होने के नाते ही उसे सारे अधिकार जो है, पूर्व जन्म के सुख के अधिकार जो है सारे के सारे उसे प्राप्त हो गए इस जन्म में, और वो उसका अधिकारी है। अब एक रिटायर्ड जज जस्टिस अगर ये बात को कहता है तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमारी जुडिशियल, एक सिंपल उदाहरण मैंने आपको दिया, सारे के सारे जजमेंट इसी प्रकार से आए हैं, और एक कृत्रिम, एक छद्म लड़ाई लड़वाई जा रही है आरक्षण भोगी समाज के अंदर में। मैं तो स्पष्ट रूप से कहूंगा हमारे लोग उसका शिकार हो रहे हैं। ये एक ऐसी लड़ाई लड़ाई जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि आरक्षण से एक समाज ऊपर आ चुका है, और उस समाज के अंदर एक गरीब वर्ग है, अब उसे आरक्षण मिलना चाहिए। कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? पहला सवाल यह है, क्या बाबा साहब ने यह कहा था कि हमारे समाज के अंदर सिर्फ गरीब तबके को आरक्षण मिलना चाहिए, और जो संपन्न हुआ है कुछ हद तक के, या जिनके पास खेती बाड़ी, उनको नहीं मिलना चाहिए? क्या शाहू महाराज ने ये बात कही थी? स्पष्ट रूप से जो समाज जाति व्यवस्था के आधार पर पिछड़ा गया समाज है, उसे इस देश के अंदर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, इसीलिए आरक्षण है। ये एकमेव चीज है। ये आरक्षण कोई गरीबी हटाओ प्रोग्राम है ही नहीं। अब उसके लिए सरकार ने क्या किया है, सवर्णों के अंदर जो गरीब है उनके लिए 10% आरक्षण लागू किया अलग से। पहली बात तो खुद खोबरागढ़ साहब कह रहे हैं कि जितना प्रतिशत हमारा समाज, उतना आरक्षण दिया नहीं जा रहा है। आरक्षण से लाभान्वित समाज 1% भी ऊपर नहीं आया अभी तक के 15% के अंदर में। सरकारी 1% भी नहीं आया, 0.5%। तो अब उस समाज के अंदर में और जरूरत है आरक्षण की लंबे समय तक की। और ये ऐसा कतिपय नहीं है कि सिर्फ संपन्न व्यक्ति हो तो उसका लड़का भी उसी प्रकार से ऐसा हो जाएगा। ये गलत सोच है, बेसिकली गलत सोच है। ये बिल्कुल 1 या 2% ही होता है, बाकी जगह नहीं होता। आदमी उस प्रकार से बढ़ता है जिसमें काबिलियत होती है। सवाल ये है, अब एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको अंतिम जाते जाते दे दूं कि अगर मान लीजिए कि अभी आरक्षण से मिली हुई किसी सीट के ऊपर लोकसभा या विधानसभा के अंदर में कोई उम्मीदवार चुन करके आ गया, और चुन करके आने के बाद में वो विधायक बन गया या वो सांसद बन गया, तो अगली बार से उसने फिर जनरल सीट पर लड़ना चाहिए और अपनी सीट खाली कर देना चाहिए। और इतना आसान है कि जनरल सीट पर चुन के आ जाएगा, तुम्हारी संख्या बल ना होते। अरे भाई, मेरे भारत की व्यवस्था है जाति के आधार पर, तुम्हें जाति के आधार पर ही हराया जाता है। अगर संपन्न वर्ग के साथ में तुम फाइट करने के लिए अगर तुम दूसरे हाई क्लास वर्ग के साथ में अगर ओपन में चले जाओगे ना, तो तुम्हारे पर्सनल इंटरव्यू के अंदर में तुम्हारी जात देकर तुमको साइडलाइन कर दिया जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप? तुम फाइट ही नहीं कर सकते वहां पर पर्सनल इंटरव्यू के अंदर। और बहुत सारी जगह पर आज रिटर्न टेस्ट खारिज की गई, पर्सनल इंटरव्यू रखी गई। बहुत जगह के ऊपर रिटर्न टेस्ट आपकी जाति पहले आ जाती है। तो साहब, जाति ही मूल है, और जब तक जातीयता का उच्छेद नहीं होता है ये सिस्टम बने रहेगी, और हमें लड़ना उनसे, ना कि अपने आप से, ना कि अपने भीतर लड़ना है। चलिए, आप लोगों से मेरी चर्चा हुई, बहुत ही अच्छी चर्चा हुई, और काफी तर्क हुए, और बहुत सारी बातें छन के आई। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरक्षण जिस वजह से आया, जाति भेदभाव के कारण, तो सबसे पहले जो हमारे न्यायाधीश हैं, जो न्यायालयों में काम करते हैं, या जो इसकी प्राइवेट क्षेत्र में भी आरक्षण होना चाहिए। उनको ये प्राइवेट क्षेत्र में भी आरक्षण होना चाहिए। हाँ, शासकीय क्षेत्र में आरक्षण, शासकीय क्षेत्र सिमट गए हैं, सरकारी नौकरी 2%। प्राइवेट क्षेत्रों में भी आरक्षण चाहिए। बिल्कुल, प्राइवेट क्षेत्र में भी निजीकरण जो हो रहा है उसमें आरक्षण होना चाहिए। और दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, मैं आखिरी में ये कहना चाह रहा हूँ अपना, कि जो जाति है ना, उसका कैसे खत्म किया जाए। जाति के खिलाफ में कानून लाना चाहिए हमारे न्यायालय को, या फिर उन्हें इस पे कुछ टिप्पणी करना चाहिए, ताकि देश में बहस हो कि जो जाति के कारण भेदभाव हो रहे हैं, आज भी जातिवादी आतंकवाद की घटनाएं घटित होती है, तो उस जाति को कैसे खत्म कर दिया जाए, जाति गैर कानूनी हो जाए, सारे लोग भारतीय हों, इस प्रकार की बातें उठना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी ने बहुत ही अमूल्य समय दिया। खोबरागढ़ जी